नजर आज के टॉप 4 पर। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी जफर के घर बुलडोजर एक्शन से घबराए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर खुद को यूपी पुलिस को हवाले न करने की गुहार लगाई है। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर माफिया और बाहुबलियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की और ग्रीस में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और आज इस एक्शन की शुरुआत प्रयागराज से ही हुई। यहां योगी सरकार का बुलडोजर माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर चला। इसके लिए सुबह सुबह प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर के साथ प्रयागराज के चकिया इलाके में पहुंची, जहां माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद की सफेद कोठी को बुलडोजर से गिराने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले कोठी के गेट को गिराया गया। एक एक कर कोठी के दोनों गेट को जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद गेट के पिलर को भी गिरा दिया गया। गेट गिराने के बाद कोठी की 4 दीवारी को बुलडोजर ने ध्वस्त करना शुरू किया। जफर अहमद पर माफिया अतीक के परिवार को शरण देने का आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी कोठी में रहती थी। अतीक की फरार पत्नी जो अभी फरार हो चुकी है, वो यहाँ पर रहती थी, ऐसा कहा जा रहा है और इसी कारण इस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। लिहाजा एक एक कर जफर अहमद की कोठी के हर हिस्से को गिरा दिया गया। 200 वर्ग मीटर एरिया में बने जफर अहमद के आलीशान मकान पर करीब 2 घंटे तक बुलडोजर एक्शन चला। प्रयागराज जिला प्रशासन के मुताबिक जफर ने बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाया था। लिहाजा जफर अहमद की कोठी का गेट गिराने के बाद पोर्च को तोड़ा गया। देखते देखते पूरा पोर्च तोड़ दिया गया और फिर पहली मंजिल की बालकनी को तोड़ने का काम शुरू किया गया। एक एक कर बालकनी की रेलिंग और दीवार तोड़ दी गई। फिर फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरों के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि जफर अहमद के बाद उन लोगों के मकान पर कार्रवाई होगी जिन्होंने उमेश पाल के हत्यारों की मदद की। जो अपराधियों के शरणदाता हैं, जो भी ये जो शूटर हैं उनके शरणदाता हैं, उनको भी इसी तरह मिट्टी में मिलाने का काम करेगा ये बुलडोजर। जफर अहमद के मकान की अनुमानित कीमत 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जिसे आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। और इस वक्त इस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जफर अहमद के अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर ली है। करीब 6 घंटे में पीडीए की टीम ने 2 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया। आरोप है कि जफर अहमद ने बगैर नक्शा पास कराए इस मकान को बनाया था। साथ ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी बेटों के साथ इसी मकान में रहती थी। आरोप ये भी है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर इसी मकान में पहुंचे थे। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई इस मकान को गिराने में पूरे 6 घंटे चली और इस आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया है। वैसे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो हैरान कर देने वाली थी। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद पुलिस ने जफर के घर से हथियार बरामद किए, जिसमें एक राइफल और पिस्टल शामिल था। बुलडोजर चलाने से पहले घर को खाली कराया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को राइफल मिली। उमेश पाल पर पिस्टल के साथ साथ राइफल से भी फायरिंग हुई थी। जफर अहमद के घर से बरामद राइफल के उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। जफर अहमद के घर से हथियारों के साथ तलवार भी मिली। जफर के घर से एक फोटो एल्बम भी बरामद हुआ, जिसमें जफर के साथ अतीक और उसके परिवार की तस्वीरें थी। ये कोलाज इस बात के संकेत है कि अतीक और अतीक का परिवार यहाँ पे रहता था। जफर के घर से असदुद्दीन ओवैसी का भी पोस्टर मिला। फिलहाल पुलिस जफर अहमद के घर से मिले सामानों की जांच कर रही है। जफर अहमद की कोठी पर बुलडोजर एक्शन को अतीक अहमद के वकील ने अवैध बताया है। उनका कहना है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इस घर में किराए पर रहती थी।
लिहाजा अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के मुताबिक जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कानून के मुताबिक सही नहीं। खान सौलत हनीफ ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही। ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खान को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। खान सौलत हनीफ के मुताबिक जफर के मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराए पर रहती थी। अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खान से किराए पर लिया हुआ था। इस बीच अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे का अंदेशा जताया है। याचिका में अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर मामले में खुद को यूपी पुलिस के हवाले न करने की मांग की है। वहीं अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को एसटीएफ की टीम ने हिरासत में ले लिया है। और माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को योगी सरकार के मंत्रियों ने सही ठहराया और कहा कि माफिया का यूपी में यही अंजाम होगा। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जवाब दिया। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कहा कि कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारी सरकार में गुंडे अपराधियों का समूल नाश हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी इसमें है बख्शे नहीं जाए। कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं यूपी विधानसभा में आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हत्याकांड का जिक्र किया और इस बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही तस्वीर का जिक्र किया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि इस तस्वीर से पूरी कहानी बयां हो रही है। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने दलित, गरीब और कमजोरों के हक पर डकैती डालने का काम किया, वही अब जाति जाति चिल्ला रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? क्या संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी? क्या सीएम योगी ने कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विपक्ष जाति का मुद्दा उठाता है। सीएम योगी ने विधानसभा में समस्याओं के समाधान बताने के बहाने नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसे। जिस समय सीएम योगी बोल रहे थे, उस समय अखिलेश यादव अपनी सीट पर नहीं थे। इसलिए अखिलेश की सीट की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर समस्या के दो समाधान होते हैं, या तो चुनौती स्वीकार करो या फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है वैसे भाग लो। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश को माफियाओं के हवाले करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चलाई और प्रदेश को दंगों, हत्याओं और लूटमार के हवाले कर दिया। आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया हावी थे। पिछली बार सदन में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते वक्त अखिलेश यादव ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ लाइनें पढ़ी थी। आज सीएम योगी ने भी कविता के जरिए ही अखिलेश पर पलटवार किया। इसके लिए सीएम योगी ने भी रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश दिनकर की कविता पढ़ नहीं पाए, लेकिन शेर और शायरी पर टिप्पणी करते दिखे। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये दुष्दंड।
योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर की एक और कविता के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसा। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं, चुनौती स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरे में बैठकर सदाकत खान ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची और अब अखिलेश यादव के साथ सदाकत की वायरल तस्वीर पर बीजेपी ने जवाब मांगा है। क्योंकि तस्वीर में सदाकत खान अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहा है, बीजेपी ने कहा है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव जवाब दें। देखिए, समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो फोटोएं हैं जो इस हत्याकांड में, उमेश हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी आप ही के साथ क्यों आती है, आप ही के परिवार के साथ क्यों आती है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आजकल डिजिटल युग है और कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। देखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है। अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के जमाने में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में सदाकत ने रची थी। माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर मामले में खुद को यूपी पुलिस के हवाले न करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। याचिका में अतीक की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर यूपी पुलिस को मुझसे पूछताछ करनी है तो ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल में बंद हैं। पहले यूपी सरकार के मंत्री और अब बीजेपी सांसद ने माफिया अतीक अहमद को खुली चेतावनी दी है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उमेश पाल के हत्यारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कानपुर के विकास दुबे कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस वालों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। ऐसे में अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। हे ईश्वर, कल अगर पलटती हो तो आज पलट दो, क्योंकि इन अपराधियों को अंजाम तक पहुँचाओ, नहीं तो ये अपराधी आम लोगों को जीने नहीं देंगे। इससे पहले योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर भी बोल चुके हैं कि ज्यादा शोर करने पर अपराधियों की गाड़ी कभी भी पलट सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है और आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुटी है। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो सोमवार को पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हत्यारों की गाड़ी चला रहे अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के मामले में शामिल सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड के आरोपियों को कार मुहैया करवाने वाले नफीस को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अतीक अहमद के करीबी जफर के घर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। इस मामले का मास्टरमाइंड कहे जा रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। फिलहाल दोनों फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है, जबकि असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। वहीं अतीक के नाबालिग बेटों एहजम और आबान से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में अतीक के भाई अशरफ का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि यूपी की बरेली जेल में बंद है। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र के इलाज के दौरान पीजीआई लखनऊ में मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है कि इस हत्याकांड में जिस सिपाही पर गोली चली थी, जिससे वो घायल हो गए थे, इस वक्त उनकी इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है।
पीजीआई लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। यूपी पुलिस प्रयागराज कांड में शामिल अतीक के गुर्गों की तलाश में जुटी है। इसके लिए यूपी पुलिस ने लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में 202 नंबर का फ्लैट अतीक अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कुछ शूटर्स इसी अपार्टमेंट में रुके थे और यही वजह रही कि लखनऊ पुलिस यहां छापेमारी करने पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद लखनऊ के इस अपार्टमेंट में पहुंचा था। छापेमारी के बाद पुलिस ने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक अहमद के फ्लैट को सील कर दिया। यहां से अतीक अहमद के परिवार वालों की 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई। जब्त की गई गाड़ियों में दिल्ली नंबर की लैंड क्रूजर और बंगाल नंबर की मर्सिडीज कार शामिल हैं। अब वेस्ट बंगाल का आरटीओ और दिल्ली के आरटीओ से लखनऊ पुलिस पूछताछ करेगी और जानकारी करेगी कि अतीक अहमद के नाम से या फिर उनके परिवार वालों के नाम जो बताया जा रहा है उनके नाम से ये गाड़ियाँ हैं कि नहीं। सीसीटीवी खराब होने की वजह से पुलिस को अपार्टमेंट से शूटर्स के आने जाने की तस्वीरें नहीं मिल पाई। और इस वक्त इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार का करीबी भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मऊ से ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई है। ये एक और गिरफ्तारी हुई है इस हत्याकांड में। शूटर ब्रजेश सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश से ये अपडेट है कि ब्रजेश सोनकर पर 6 से 7 केस दर्ज हैं और अब से कुछ देर पहले मऊ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार इस मामले से जुड़ी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और अब ब्रजेश सोनकर से भी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में उनकी किस तरह की भूमिका थी और किस तरह के सुराग जुटा सकती है पुलिस इस गिरफ्तारी से, वो आगे की कार्रवाई में सामने आएगा। और उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ को अतीक अहमद के बेटे असद और एक आरोपी के बीच की बातचीत के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं। ये बातचीत प्रयागराज हत्याकांड से एक दिन पहले की गई थी। यूपी एसटीएफ ने IMEI नंबर के जरिए 2 फोन कॉल की डिटेल्स निकाली हैं, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद और उमेश हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के बीच बातचीत है। असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम के बीच घटना से एक दिन पहले कोड वर्ड में बातचीत की गई। बातचीत में बिरयानी और शीरमाल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बातचीत के दौरान असद ने गुड्डू मुस्लिम से कहा, दावत है, बिरयानी खाने सब लोग आ जाना, जिस पर गुड्डू मुस्लिम ने जवाब दिया, जी भाई मैं सबको लेकर आ जाऊंगा। गुड्डू मुस्लिम ने कहा, शीरमाल मैं अपना लेकर आऊंगा। यहाँ शीरमाल का मतलब था बम। इस बीच पुलिस को शूटर गुलाम के लोकेशन की जानकारी मिल गई है। यूपी एसटीएफ ने गुलाम के एक करीबी पप्पू को हिरासत में लिया था, जिसने गुलाम के बारे में जानकारी दी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। सदाकत खान अतीक के बेटे और शूटर गुलाम के संपर्क में था। इसका खुलासा सदाकत खान के मोबाइल फोन से हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से सदाकत की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच की गई, जिससे पता चला कि सदाकत खान माफिया अतीक अहमद के बेटे के संपर्क में था। पुलिस को सदाकत के मोबाइल फोन से अतीक के बेटे से व्हाट्सएप चैट का डेटा मिला है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम से भी सदाकत व्हाट्सएप चैट और कॉल के जरिए संपर्क में था। सदाकत खान ने गिरफ्तारी से पहले कई व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे। पुलिस डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट रिकवर करने में जुटी है। सदाकत खान को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच जानकारी मिली है कि सदाकत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील नहीं है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। और इस वक्त आ रही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आ रही है कि यूपी एसटीएफ की एक टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम कोर्ट से इजाजत लेने के बाद अतीक अहमद को कल या परसों उत्तर प्रदेश ला सकती है। यहाँ अतीक से उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इसी बाबत अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले ना किया जाए। लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि इस हत्याकांड से जुड़ी पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस की एसटीएफ की एक टीम कोर्ट की इजाजत लेने के बाद साबरमती जेल से अहमदाबाद से अतीक को लाने निकल चुकी है। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे के बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर दबाव बढ़ा दिया और अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में कई जगहों पर प्रदर्शन किया, जिसे जन जागरण अभियान नाम दिया।
मुख्य प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास ITO पर हुआ और निशाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे। Fraud has been caught, and the fact is their fraud has been exposed to the public. दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने शराब घोटाले से केजरीवाल सरकार के रिश्ते को जोड़ते हुए एक पोस्टर भी जारी कर दिया। और पोस्टर जारी करने के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 जगहों पर प्रदर्शन किया। क्योंकि 9 महीने पहले जेल गए सत्येंद्र जैन के बाद 3 दिन पहले गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा एक साथ आ गया, इसलिए बीजेपी को दबाव बनाने का मौका मिल गया। यही वजह रही कि सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर जमा होने लगे और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास ये गहमा गहमी कुछ ज्यादा नजर आई। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को मुखौटा बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले का असली किरदार बता डाला। आज पूरी दिल्ली में हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल का त्याग पत्र मांग रहे हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर ही बैठ गए। कांग्रेस की मांग भी बीजेपी से अलग नहीं रही। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे मंजूर करने में देरी नहीं की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के इस्तीफे के बाद खाली जगहों पर नए मंत्रियों के नाम मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तय कर लिए थे। बताया गया कि 9 महीनों से जेल में बंद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज को और उप मुख्यमंत्री के साथ ही शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जगह आतिशी को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करने के बाद नए मंत्रियों के नाम उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेज दिए गए। दोनों मंत्रियों का आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन नए मंत्री बनने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि दोनों मंत्रियों के इस्तीफे उपराज्यपाल के दफ्तर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ वक्त लग सकता है। जो रेजिग्नेशन होते हैं वो LG साहब के पास जाते हैं, MHA के पास जाते हैं, फिर राष्ट्रपति साहब के पास जाते हैं। हालांकि इन हलचलों के बीच बीजेपी ने दो मंत्रियों के इस्तीफों को अपनी नैतिक जीत करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड लंबे समय से थी कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। वहीं शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और पार्षदों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि पार्टी के सभी प्रतिनिधि दिल्ली में घर घर जाकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का सच बताएंगे। इसके लिए पार्टी ने 5 मार्च से अभियान चलाने का फैसला किया। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और जनता को बताएंगे कि दिल्ली सरकार को काम करने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार का झूठा मुद्दा गढ़ा गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी की जीत के बाद बीजेपी डर गई है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। असल में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली की केजरीवाल सरकार के गले की फांस बन गए हैं। जांच एजेंसी CBI ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाए, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज विजय नायर के करीबी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के बाद कई खुलासे किए, जो इस घोटाले के दौरान संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिला और दूसरे कई आरोपियों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाने और उसका फायदा उठाने में शामिल रहे। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने ही दावा किया कि नई आबकारी नीति से आम आदमी पार्टी को 210 करोड़ रुपए मिलने थे, जो साउथ ग्रुप के 3 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए वसूले जाने थे, जिसमें पार्टी को 100 करोड़ रुपए एडवांस में मिल गए। यही नहीं, मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी C अरविंद ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने दीवान स्प्रिट्स पर कारोबार में 50% हिस्सेदारी देने का दबाव बनाया। इसके अलावा
एक और आरोपी सनी मारवा ने बताया कि पैसे के लिए दबाव बनाने के लिए पंजाब में एक शराब की फैक्ट्री सील कर दी गई, जो पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 51 लाख रुपए जमा करने के बाद खुली। ग्रीस के लारिसा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में करीब 36 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 85 लोग घायल हो गए। ग्रीस के लारिसा में यह हादसा मंगलवार की रात हुआ, जब एक पैसेंजर ट्रेन एथेंस से थेसालोनिकी शहर की तरफ जा रही थी। इस बीच लारिसा शहर के पास दोनों ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा कितना भयावह था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 2 डिब्बों में टक्कर के बाद आग लग गई और वो पूरी तरह तबाह हो गए। इस हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने बताया कि ये किसी भूकंप की तरह था। सामने आई तस्वीरों में हादसे वाली जगह पर धुआं उठता दिख रहा था और फायर फाइटर्स मलबे में तलाशी ले रहे थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन में करीब 350 लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें 250 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने होली के ठीक पहले पब्लिक को महंगाई का जोरदार झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 350 रुपए 50 पैसे बढ़ाने का ऐलान किया है। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम आज यानी 1 मार्च 2023 से लागू हो गए हैं। नई कीमत लागू होने के बाद दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में 1102 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में 1129 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बात करें 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की, तो दिल्ली में अब इसके लिए 2119 रुपए 50 पैसे चुकाने पड़ेंगे, जबकि मुंबई में 2071 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 2221 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। बिहार के वैशाली में गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला बिहार विधानसभा में गूंजा। बीजेपी के विधायकों ने इस मामले को सदन में उठाया और इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर विधानसभा की गेट पर खूब नारेबाजी की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शहीद के परिजन से माफी मांगने को भी कहा। शहीद के परिजनों के साथ जो किया गया है जुल्म और अत्याचार बहुत ही निंदनीय है। नीतीश कुमार जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। शहीद के पिता के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। मांगनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इस सरकार को कि देश के शहीद, देश के सुरक्षा में लगे हुए जो हमारे शहीद परिवार के लोग को जिस तरह घसीटा जा रहा है, और हम लोग को इस सरकार से उम्मीद नहीं है। शहीद जय किशोर सिंह के पिता की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां बीजेपी सड़क से सदन तक हंगामा कर रही है, तो दूसरी तरफ सेना के अधिकारी भी एक्शन में आ गए हैं। और आर्मी ने सूबेदार रैंक के अफसर विनोद कुमार सिंह के साथ कुछ जवानों को वैशाली के जंदाहा थाने में भेजा, जहां थाना प्रभारी विश्वनाथ राम ने केस से जुड़ी सारी जानकारी सेना के प्रतिनिधियों को दी। दंड करने की बात है, इसके बाद आपको उसमें निर्माणाधीन कार्य नहीं करनी है। शहीद जय किशोर सिंह के भाई ने भी थाने में सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शहीद जय किशोर सिंह के भाई भी भारतीय सेना के जवान हैं। थाना पर सेना के पदाधिकारी महोदय आए थे, उसके तत्क्षण शहीद के भाई भी उपस्थित हुए थे। शहीद के संबंध में, उनके स्टैचू के संबंध में सेना के पदाधिकारी महोदय द्वारा मुझसे जानकारियां ली। पूरे विवाद की शुरुआत 26 फरवरी को हुई, जब देर रात जंदाहा थाने के प्रभारी ने शहीद के पिता को जबरन घसीटकर गाड़ी में बिठाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहीद के पिता उनकी प्रतिमा लगवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला बताते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शहीद के परिजनों का कहना है कि जमीन के सारे कागजात उनके पास हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन की वुहान लैब में ही कोरोना वायरस बनाया गया था। इसके साथ ही चीन पर कोरोना वायरस तैयार करने के आरोपों पर भी मुहर लग गई है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान की एक सरकारी लैब में तैयार किया गया
और उसी लैब से लीक होकर पूरी दुनिया में फैल गया। ये पहला मौका है कि FBI जैसी एजेंसी ने खुले तौर पर कोरोना वायरस के बनने और उसके संक्रमण के बारे में बयान जारी किया है। हालांकि चीन ने FBI के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपमानजनक आरोप बताया है। कोरोना वायरस सबसे पहले वर्ष 2019 में मिला था, जिसने करीब 3 वर्षों तक पूरी दुनिया में कोहराम मचाए रखा। पूरी दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि करीब 70 लाख लोगों की जान ये खतरनाक वायरस ले चुका है। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फीले तूफान के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। स्थानीय मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते भारी बर्फबारी हो सकती है। अमेरिकी सरकार अरबपतियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने बताया कि वो टैक्स बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों ने जमकर प्रदर्शन किया। सीएम आवास को घेरने की तैयारी में निकले सरपंचों की पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हुई। बरसाने की लठमार होली के बाद आज मथुरा के नंदगांव में होली खेली गई। राधे कृष्ण के जयकारों के बीच सभी भक्तों ने होली खेली। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक होली और आने वाले त्योहारों को देखते हुए 31 मार्च तक जिले में प्रतिबंध लागू रहेंगे। त्योहार के दौरान हुड़दंगियों पर नजर रखी जाएगी। G20 सम्मेलन की सजावट के लिए गुरुग्राम में लगाए गए फूलों के गमले चुराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर जब पुलिस गमला चोर के ठिकाने तक पहुंची तो वो करोड़पति निकला। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले इस गमला चोर को जमानत मिल गई, लेकिन सीसीटीवी की वजह से उसकी करतूत पूरी दुनिया के सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पुलिस को शंकर चौक के पास 2 शख्स सड़क किनारे सजावट के लिए रखे गमले कार की डिक्की में रखते दिखे। यानी ये साफ साफ दिन दहाड़े सरेआम चोरी का मामला था। सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी का पता चल गया था और जो उसका एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल हमने अरेस्ट कर लिया है और जो गमले हैं और जो गाड़ी है उसको हमने सीज कर लिया। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथी की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल गाड़ी को जब्त कर चुराए गए गमलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। वैसे G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल से दिल्ली में शुरू होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कई देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच गए, जिनमें सबसे पहला नाम रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावारोव का है। सर्जेई लावारोव का दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले सर्जेई लावारोव की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। संभावना है कि इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी, जबकि आपसी सहयोग के मुद्दों पर भी बातचीत होगी। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत की अध्यक्षता में शुरू हो रहे G20 समिट के सफल होने के साथ ये उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में तमाम वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक संवाद होगा। और 2 दिन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे देशों के विदेश मंत्री वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार साझा करेंगे। लिहाजा G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, मॉरिशस के विदेश मंत्री अलान गानू, टर्की के मेवलूट कावुसोग्लू और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग दिल्ली पहुंच गए। वहीं चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग 2 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। जासूसी गुब्बारे को लेकर छिड़े संग्राम के बाद पहली बार चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जापान सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी हिस्सा नहीं लेंगे। हयाशी की जगह विदेश राज्य मंत्री केंजी यामादा दिल्ली आएंगे। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर अहम जानकारियां दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होगी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी। इस बैठक में तमाम देशों के कुल 40 डेलीगेट्स शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 देश गेस्ट के तौर पर आएंगे। इसके अलावा 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक 2 सत्र में होगी, जिसमें पहला सत्र बहुपक्षीय संबंधों पर केंद्रित होगा। अब दिल्ली के पुल बंगश इलाके में रोशनारा रोड पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई।
फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। हादसा तब और भी बड़ा हो गया जब आग बुझाने के दौरान वहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, धराशायी हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं 8 दिनों की गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। मार्च महीने का पहला दिन कारोबार के लिए काफी शानदार रहा। सेंसेक्स जहां 448 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी वापस 17,450 के स्तर पर पहुंच गया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, G20 देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग के दौरान हिंसा की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में सिरोही के एक अस्पताल में कुछ आवारा कुत्तों ने महज 1 महीने के मासूम बच्चे की जान ले ली। ये घटना तब हुई जब बच्चा अपनी मां के साथ अस्पताल में सो रहा था। इसी दौरान कुछ कुत्तों का झुंड अस्पताल में घुस गया और मां के साथ सो रहे मासूम को खींचकर बाहर ले गया। जब तक बच्चे की मां वहां पहुंची और दूसरे लोगों की मदद से कुत्तों को बच्चे के पास से भगाया, तब तक कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। बाद में बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। एक मां लाचार होकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने को मजबूर थी। बताया गया कि बच्चे का पिता सिरोही जिला अस्पताल में ही एडमिट है, इसलिए परिवार अस्पताल में ही सो रहा था। इस दर्दनाक घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कोई गार्ड तक नहीं था और न ही आवारा कुत्तों को रोकने का कोई दूसरा इंतजाम था। ड्यूटी पर जो चिकित्सक थे उन्होंने फोन पर सूचना दी कि एक बच्चे वार्ड से मिसिंग है, तो एक बॉडी, बच्चे की बॉडी मिली है। और सिरोही के अस्पताल में मासूम की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बीजेपी ने अस्पताल में लापरवाही और अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेता डीएम के दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंप इस मामले में कार्रवाई की मांग की। सिरोही के डीएम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सिरोही की इस घटना की गूंज राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने मामले को उठाते हुए पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित उसकी मां को सरकारी नौकरी दें और 10 लाख रुपए मुआवजा दें। हालांकि जैसे ही मंत्री शांति धारीवाल ने मामले को अगले दिन उठाने की नसीहत दी, संयम लोढ़ा भड़क गए। बच्चा जाए तो पता चलता है, दूसरों का बच्चा जाए तो पता नहीं चलता है। संयम लोढ़ा को इस मामले में बीजेपी का भी समर्थन मिला और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।